जो तौर है दुनिया का उसी तोड़ से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां आज बड़ा मायने रखती हैं। उनको सादर नमन करते हुए आज मैं जन सरोकारों की बात करता हूं, क्योंकि जन सरोकारों को ही सबसे ज्यादा अहमियत देने की जरूरत है। यह वक्त उस राजनीति का नहीं है कि एक तानाशाह बैठा दिया जाए, जरूरत है जननायक को बैठाने की। यदि आप तानाशाह को बैठाते हैं तो आपकी बेटियों को नंगे घुमाया जाता है, उनसे सामूहिक बलात्कार किए जाते हैं, उनके जमीनों पे कब्जे किए जाते हैं, उनको मारा जाता है। लेकिन यदि जननायक होता है तो वो आपका दर्द सुनता है, आपकी बात सुनता है, आपके बीच आता है और आपके गले लगता है। वो आपको महसूस करता है, आपकी भावनाओं को महसूस करता है। आज हम ये बिल्कुल देख रहे हैं। हमारे यहां संसद का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, वो समाप्त हो चुका है। उस सत्र में मणिपुर में नग्न अवस्था में घुमाई गई हमारी बेटियों के मुद्दे पर चर्चा के लिए, उसमें प्रधानमंत्री के बयान के लिए सारे सांसद मांग कर रहे थे। But I would like to ask the minister whether his colleague women ministers are going to speak on Manipur. It will. लेकिन सत्ता पक्ष बहरा बना बैठा था, जोर जोर से मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ज्यादा जोर से बोलने के कारण बहुत सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं थे। तो अंततः अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जब प्रस्ताव लाया गया तो बहरों की दुनिया थी, जोर से बोला गया, और जब जोर से बोला गया, भारत माता को नरेंद्र मोदी ने मारा है, भाजपा ने मारा है, उनकी सरकार ने मारा है। यह बात राहुल गांधी ने जैसे ही कही, हल्ला मच गया। और जब प्रधानमंत्री आए तो उनके मुंह से 2 मिनट कुछ सेकेंड ही सिर्फ मणिपुर के लिए निकला, जबकि पूरा हल्ला मणिपुर के ही लिए था। 2.25 घंटे बोले, बार बार बोले, चिल्लाते हुए बोले, चुनाव प्रचार करते हुए जैसे बोले। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। और अपने सांसदों के साथ बोले, चीखे चिघाड़े, नारे लगवाए, लेकिन बात नहीं कह पाए, क्योंकि बात में जन सरोकार नहीं था, दम नहीं। अपने आर्थिक, सामाजिक और न जाने क्या क्या बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि आर्थिक मजबूती की जिसकी बात करते हैं, वो कर्ज जो है 54 लाख करोड़ से बढ़ा करके 174 लाख करोड़ कर दिया है। यह नहीं बताया बेरोजगार देश बना दिया है, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया है। यह नहीं बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा भूखमरा देश बना दिया है। यह नहीं बताया कि चंद पूंजीपतियों के लिए नियम कानून बदल के उन्हें पूंजी सौंप दी गई है, बैंकों को लुटवाया गया है। और जब बोले तो LIC पे बोले, जिस LIC पे बोले कि मजबूत हो रही है, उसका शेयर भी 250 रुपए से अधिक के नुकसान पर है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस हालत की इकोनॉमी है। इसी तरह सामाजिक दशा है। सामाजिक दशा के लिए कि इतनी खाई बढ़ गई है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कि बिल्कुल दूरियां, गरीबी बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई। यह नहीं बताया कि शिक्षा खत्म हो रही है, यह नहीं बताया कि देश बर्बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि जननायक नहीं बोल रहा था, एक तानाशाह बोल रहा था, अहम में बोल रहा था।
यही वजह है कि जब उन्होंने तीसरी बार भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की बात करी और इसको लेके गोदी मीडिया ने सर्वे किया। सर, इंडिया टीवी ने ट्विटर पर एक सर्वे में पूछा, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी का विश्वास देखकर 2024 में उनकी जीत पक्की लग रही है या नहीं। जवाब देने के लिए 3 विकल्प दिए गए, हां, ना और कुछ कह नहीं सकते, जिसमें से 65% से भी ज्यादा लोगों ने साफ साफ शब्दों में कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जब गोदी मीडिया का सर्वे आया तो उसके नतीजे आए तो जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया। 65% लोगों ने राहुल गांधी को पसंद किया और 32% लोगों ने नरेंद्र मोदी को। भाषण की जब तुलना हुई तो गोदी मीडिया के सर्वे में ही आया। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। कि 90% लोगों ने राहुल गांधी के भाषण को पसंद किया और 10% लोगों ने भी नरेंद्र मोदी के भाषण को नहीं पसंद किया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ बदल गया है। और आज वही जननायक अपने चुनाव क्षेत्र में वायनाड पहुंचा था, अपने डिस्क्वालिफिकेशन के तमगे को खत्म करके क्वालिफाइड होकर, और जब वो वहां पहुंचा तो सबसे पहले उन दुखी पीड़ित आदिवासियों के पास गया, उनसे मिला, गले मिला, और उसके बाद में उसने बाढ़ में जिनके घर बह गए थे उनके लिए अपने पैसे से, पार्टी के फंड से मिला करके उनके लिए घर बनवाए थे, उनकी चाबियां सौंपी। 9 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ താക്കോൽ ദാനം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ താക്കോൽ വെങ്ങപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് സുബൈദ ഹർഷൽ പി ഉസ്മാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിന് കൈമാറുകയാണ്. കൂടെയുള്ളത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ രാജൻ. വെള്ളമുണ്ട മണ്ഡലം ശ്രീ പി ജോർജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലില്ലി ജോൺ, സ്വപ്ന ജോൺ, അബിൻ ബിൻസി, ഈ കുടുംബത്തിനുള്ള താക്കോൽ ദാനം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നിർവഹിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വീടെന്ന സ്വപ്നം താലോലിക്കാനും പൂവണിയാനും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ദുര്യോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനുള്ളതാണ്. ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കൈത്താങ്ങ് മാറുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി കൈമാറുന്നു. എം പ്രമോദ് മാഷ്, പ്രസിഡന്റ് തൊണ്ടർനാട്, ശ്രീജി സ്മൃതി കീർത്തന ദുതി നന്ദന, അതിനുശേഷം അഷഫ് കുളക്കാടൻ, പ്രസിഡന്റ് കൊടിയത്തൂർ, ആയിഷക്കുട്ടി, സാദിഖ് അലി, ഫിദ ഷെറിൻ, നിദ ഫാത്തിമ, ഈ കുടുംബത്തിനുള്ള താക്കോൽ കൈമാറുകയാണ്. നേരത്തെ നിരവധി വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൊടുത്തിരുന്നു. നമ്മൾ മീനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു, നമ്മൾ മുക്കത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തു, വിവിധ പരിപാടികളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു. അടുത്ത സ്ലോട്ട് ഇവർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം നൽകുകയാണ്. ഇനിയും നിർമ്മാണം നിരവധി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് മാത്യു മാഷ്, പ്രസിഡന്റ് വഴിക്കടവ് മണ്ഡലം, ജീന ഷാജി അവർക്കുള്ള താക്കോൽ കൈമാറുകയാണ്.
മാത്യു മാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീന ഷാജി. और वहां पर भी पहुंचकर वो अपने मुद्दे से नहीं भटका, उसने बात की वहां भी मणिपुर की। Somebody's house has been burnt, somebody's brother has been killed, somebody's sister has been raped, somebody's parents have been murdered. ചിലരുടെ വീടുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ചിലർ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ചിലരുടെ സഹോദരങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു, ചിലരുടെ ബന്ധുക്കൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം നിരവധി കഥകൾ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. It is as if somebody threw kerosene all across Manipur and set it on fire. उसने बात की, उन सारी चीजों की जोर जोर से की, लेकिन इस देश का गोदी मीडिया तो बहरा है, वो आपको दिखाएगा नहीं कि उसने क्या क्या किया है। वो कभी बड़ाई नहीं करता, यह नहीं बताता है कि मैंने किसके लिए क्या किया। ये तो इनके झूठ से ही पता चल जाता है। अमित शाह ने यदि ये झूठ न बोला होता कि कलावती के लिए राहुल गांधी ने क्या किया, तो शायद यह सामने नहीं आता कि उस कलावती को घर बना के देने से लेके सब कुछ दिया, उसके बच्चों की शादी तक करवाई। उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी, किसान था। ऐसे राहुल गांधी ने मदद की है। ऐसे ही तमाम सारे अमेठी में लोग हैं, तमाम सारे रायबरेली में हैं और तमाम देश के। यदि वो ऐसी बात न करता तो निर्भया की मां न कहती कि आज मेरा बेटा पायलट है क्योंकि राहुल गांधी ने बनाया। आज तमाम सारे लोग वो न कहते, वो किसान न कहती, वो महिला कि मेरी आंखें तो राहुल गांधी ने ऑपरेशन करा के ठीक कराई। तो आज आप समझिए, जब आपने ये झूठ बोला तो ये सच भी सामने आया। और सच की स्थिति तो ये है कि राहुल गांधी जब जो बोलते हैं सच बोलते हैं, और जब वो संसद में मणिपुर के महिलाओं लोगों के दर्द को बता रहे थे तो भाजपा के लोग बोले झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हैं। और उसी के अगले दिन राहुल गांधी ने वह वीडियो जारी कर दिया जिसमें जो बात उन्होंने कही थी बिल्कुल वही बात साबित हुई। इससे पता चलता है कि राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हो या उनके मंत्री हो सिर्फ झूठ बोलते हैं। और अमित शाह ने एक बड़ा झूठ बोला, संसद में बोला कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था और अपने लोगों को बाहर बुला लिया था। यूक्रेन से उड़ाने गिरकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. लेकिन वह भी आज कांग्रेस पार्टी ने शेयर कर दिया वीडियो जिसमें विदेश मंत्रालय कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं। कि जननायक क्या होता है? जननायक आपके दर्द को समझता है, आपके लिए खड़ा होता है। वो सिर्फ नारे नहीं देता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी को पढ़ाता भी है और बेटियों के बचाने के लिए उनको
सुरक्षित करने के लिए लड़ता भी है। वह किसानों की बात ऐसे ही नहीं करता, वो किसानों के लिए अपना सब कुछ खो देता है और किसानों के लिए, हक के लिए वो सब कुछ करता है, अपनी सत्ता तक खो देता है, क्योंकि पूंजीपति उससे नाराज हो जाते हैं। तो यह राहुल गांधी वो जन नेता है, इसीलिए वो लोग उससे घबराते हैं जो तानाशाह हैं, झूठे हैं, मक्कारी करते हैं। मणिपुर आज भी जल रहा है, बफर जोन में है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। इतने के बाद भी बिल्कुल निर्लज्ज की तरह से सरकार बैठी है, सत्ता बैठी है, भाजपा बैठी है। वह इस पर दुंदुभी बजा रही है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव गिरा दिया। वो तो अविश्वास प्रस्ताव पेश करते वक्त ही कह दिया था हमें पता है यह गिर जाएगा, लेकिन हम इसलिए ला रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री सदन में आए, बात करें। तो आपको उसने मजबूर कर दिया और अब देश की जनता मजबूर करे रही है। वो अपने हर सर्वे में बता रही है कि राहुल गांधी आपसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और वो अगली सरकार राहुल गांधी की अगुवाई में देखना चाहती है। ये हम नहीं कहते, ये गोदी मीडिया के सर्वे कहने लगे। इसीलिए अब कैसे राहुल गांधी को हराया जाए, खत्म किया जाए, इसकी साजिशें तेज हो गई हैं। इसी के लिए चुनाव आयोग को अपने कब्जे में गुलाम बनाने के लिए कोशिश हो रही है। तमाम कानून लाए जा रहे हैं जिनसे कि लोगों पर फर्जी मुकदमे बनाए जा सकें, उन्हें फंसाया जा सके, डराया जा सके और उस डर के बूते सत्ता स्थापित हो, क्योंकि तानाशाह की सत्ता डर पर टिकी होती है, प्रेम पर नहीं, मोहब्बत पर नहीं। लेकिन जननायक की सत्ता मोहब्बत पर होती है, प्रेम पर होती है और जनता के साथ पर होती है। यह आपको समझना होगा, क्योंकि अब वक्त पाला तय करने का आ गया है कि आपको कहां खड़ा होना है, जननायक के साथ या तानाशाह के साथ। जय हिंद।